that each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, a lot of times you don't know it, and that happens with everyone, without claiming it, you stand up not for yourself, but for all women. And to me, that's what she personifies. She was born in a small village in Barmer in Rajasthan. But from there to being bestowed the Nari Shakti Award by the President of India, here the story of not only determination, but full-on determination, yeah? She is responsible how the world looks at rural India artisans. We just take them for granted all the time, don't we? Yeah? You know, we don't even, I mean, we've got a lovely art, eco-art exhibition happening right there where you can pick up stuff, but how many times do we really take the artisan seriously? But she is responsible, single-handedly, like I said, one woman, single-handedly responsible how the world looks at rural India artisans. Ladies and gentlemen, presenting an Indian social worker, fashion designer, and a traditional handicraft artist. Put your hands together for Ruma Devi ji. Can we have you on stage? खम्मा गणी राम राम सा। ऐसे ही कहते हैं कि कुछ और कहना चाहिए? हाँ, यही ना, थोड़ा जोर से बोलोगे तो बेटर रहेगा। राम राम सा। आइए, अब हुई ना बात, चलिए। तो अब मैंने इंट्रोडक्शन में तो थोड़ी बहुत झलकियां दे दी हैं। एक्चुअली आई कांट गेट, ये पहले बताइए आपने पहना क्या है? जो राजस्थान से है उनको तो पता ही है। तो ये राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस है, पोशाक। क्या बात है। तो अब आप अपनी कहानी, जैसे मैंने प्रतीक्षा जी से कहा, महिमा जी से कहा, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी अपनी कहानी बताएं। सबसे पहले तो राम राम तो हो ही गया, वैसे गुड इवनिंग। नाम तो आपने सुन ही लिया है, एक बार फिर बता देती हूँ। मेरा नाम रूमा देवी है, राजस्थान बाड़मेर, जो डेजर्ट एरिया है, रेत के टिब्बे हैं, उनके बीच में छोटी छोटी ढाणियां बनी हुई है, वहां से मैं आई हूँ। उसी एक ढाणी में मेरा जन्म हुआ था 1988 में। जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई आने वाला था और उस टाइम मेडिसिन की इतनी व्यवस्था नहीं थी गांव में, तो मम्मी और भाई दोनों नहीं बचे। उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई। मैं मेरी ताऊ ताई के साथ रही। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया। स्कूल दूर थी, घर वाले भेजते नहीं। मैंने कहा मैं ओपन पढ़ लूँगी। ओपन की बुक्स भी आई मेरे घर पे, एक बार देखी थी मैंने, फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे नहीं मिली। 1 साल बाद मुझे पता चला वो किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे को बेच दी गई थी। तो इस तरीके से मैं आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं घर में नहीं बैठ सकती थी। बचपन से ही मेरी आदत थी। तो मेरे ताऊजी के पास में बैलगाड़ी थी, तो मैंने वही बैलगाड़ी लेके पानी लाने का काम शुरू कर दिया। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, घर के लिए भी पानी आ जाता था, क्योंकि पानी की राजस्थान में बहुत दिक्कत थी। तो ऐसे करते करते जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास था नहीं। जैसे तैसे करके घर चल रहा था। बारिश होती तो खेती का काम होता, नहीं तो वो भी नहीं होता। वो भी सिर्फ साल में 3 महीने, अगर बारिश अच्छी होती तो ऐसी स्थिति में शादी के 1.5 साल बाद में 2007 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, और उसको सांस में प्रॉब्लम थी। अच्छी मेडिसिन, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन वो हम नहीं ले जा पाए, उसको नहीं बचा पाए। तो उस टाइम मुझे लगा इस ज़िंदगी में जीने से अच्छा है मौत को ही गले लगा लूँ। पहले बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को।
ऐसे कई नेगेटिव विचार आए मेरे मन में, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और आर्थिक रूप से सक्षम हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक गांव में कम पढ़ी लिखी महिला जो घर से कभी बाहर नहीं निकली, वो क्या काम करेगी? ऐसा तो कुछ था नहीं कि कहीं जाके हम अप्लाई किया और हमें जॉब मिल गई। बहुत सोचने के बाद में मैंने सोचा कि बचपन में दादी के साथ में बैठ के मैं कसीदाकारी का काम सीखती थी, मैं उसी से कुछ करती हूँ। अब सुई धागा हाथ में लिया, एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया, लेकिन मैंने कहा क्या बनाऊँ? फिर मेरे दिमाग में आया कि जो गांव की महिलाएं हैं वो मायके जाएगी तो अच्छे बैग जरूर लेके जाएगी, क्यों ना मैं ये बैग बनाने शुरू करूँ। अब सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी तो कर ली, लेकिन बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी और मशीन मेरे पास थी नहीं। मैं फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने सोचा मैं तो नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो परेशानियाँ मुझे हो रही है वो और भी मेरी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखती हूँ। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम की शुरुआत की। वाह वाह। और रूमा देवी जी, ये जो फैशन का ये जो था, एक तो सिलाई बुनाई आपने, पर आपने सोचा कि नहीं थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं, ये कैसे दिमाग में आया? देखिए, मैंने जब मेरे काम की शुरुआत की तो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास में आने लगे, तब मैंने सोचा कि जो दूर दराज गांव में जो महिलाएं बैठी है उनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मैं उनके लिए काम करूंगी। ये मेरे दिमाग में आया, तो मैंने मेरे खुद के लिए जो काम की शुरुआत की थी उसको तो मैं भूल गई, लेकिन महिलाओं के लिए मुझे करना है उसमें मैं लग गई। गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे एक घर से दूसरे घर जाने में बहुत टाइम लगता है, पूरा डेजर्ट एरिया, ऊपर से इतनी गर्मी, पीने के लिए पानी नहीं, न जाने के लिए सड़क, तो पैदल जाते उनके घर पहुंचते बड़ी मुश्किल से। लेकिन घर वालों के कितने क्वेश्चन होते थे, आप कहाँ से आए हैं, पता नहीं इनको क्या सिखा के जाओगे, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से उनके क्वेश्चन होते थे। तो हमें लगता कि हम क्यों कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं वही बेटर है। लेकिन फिर जब महिला से बात होती तो लगता कि नहीं, काम की जरूरत इनको है, इनको नहीं। तो उनके घर वालों को जवाब देते कि इनको कहीं नहीं जाना है, हम इनको घर बैठे काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे, जो भी इनको दिन में टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी, 2-3 घंटा जो भी इनको टाइम मिलता है उसमें। तो ऐसे करके कुछ बहनों को हमने साथ में जोड़ा। अब प्रॉब्लम थी कि मार्केटिंग कहाँ करेंगे, इतने प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो फिर हमने छोटे छोटे कुशन कवर बनाने शुरू किए, कर्टन्स बनाने शुरू किए। तो किसी ने बोला कि नहीं, आप एग्जीबिशन करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो सेल होंगे। मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे जाके आप एग्जीबिशन करो। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो हमने देखा नहीं, दिल्ली बॉम्बे में कैसे जाएंगे। सबसे पहले तो किसी ने घर वाले भेजेंगे नहीं, वो कहेंगे आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने किया था दिल्ली में 2010 में, रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहाँ पे मुझे करने का मौका मिला था। घर वालों को जैसे तैसे मना के, वहाँ से ट्रेन जाती है लोकल डब्बे में, हमने कट्टे में सामान भर के वहाँ दिल्ली पहुँचे। वहाँ जाके हमने एग्जीबिशन लगाई। बहुत घबराहट हो रही थी, हमें तो सिर्फ मारवाड़ी में बात करनी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, कैसे हम लोगों से बात करेंगे, क्या उनका पहनावा रहेगा, हमें कोई पसंद करेगा या हमसे कोई बात करेगा नहीं करेगा, ये ऐसे इस तरीके से कई विचार आ रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद में जब हमने हमारा बूथ लगाया तो हमारे ज़्यादातर कस्टमर लेडीज ही है, और वो आके उन्होंने देखा तो बोला कि वो समझ चुके थे कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इतने सुंदर प्रोडक्ट आपने हाथ से बनाए या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमारा हाथ का काम है। तो 3 दिन की एग्जीबिशन थी, उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। उसके बाद में हमने ये सोचा कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेक्स्ट एग्जीबिशन की हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो वापस आके उसी में लग गए, और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन थी उसमें फिर हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल की थी। Boss, all those people who won awards last night, I want each one of you to stand up and give a round of applause. Each one.
All those who won those awards, yeah. Here's the real winner. थैंक यू। But well done, each one of you. उसके बाद में हमने ये ठान लिया कि अब हमें इसमें नवाचार करना है। अब तक हम होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे हैं, क्यों ना गारमेंट्स बनाएं जिससे लोग और ज़्यादा उसको खरीदेंगे, क्योंकि पहनने के लिए कपड़े तो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो यही सोच के हमने पूरे इंडिया के जो फैब्रिक आता है, हैंडलूम का फैब्रिक जैसे टसर सिल्क, मूंगा मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसा फैब्रिक लेके उसमें साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब गांव की महिलाएं हैं, उनको काम करना आता है, लेकिन उनके कच्चे घर है, पशु भी है, छोटे बच्चे भी है, और टसर जैसा फैब्रिक वो कैसे कैरी कर पाएगी, और उसमें काम करने की जो फिनिशिंग होती है वो कैसे आएगी। तो ये दुविधा थी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो पैसे चाहिए और पैसे मेरे पास थे नहीं। मैंने तो 100 रुपये से काम की शुरुआत की थी। तो उस टाइम बॉम्बे से ही एक एनजीओ था, वो हमारे साथ में सपोर्टर में आगे आया, जो कंसर्न इंडिया फाउंडेशन है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसमें लगभग 2000 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, स्किल की ट्रेनिंग दिया, फिर डिजाइनिंग की, फिर मार्केट से लिंक करवाना। तो इस तरीके से उसके बाद में एडिल फाउंडेशन हमारे साथ में आया, जिसमें हमारी लगभग 3000 महिलाओं की ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद में बजाज ग्रुप हमारे साथ में आया, तो उन्होंने भी 1000 महिलाओं को ट्रेनिंग करवाई। तो इस तरीके से करते करते आज हमारे साथ में 30,000 से ज़्यादा बहनें जुड़ी हुई है, जो ये हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है। तो आप उन सबको मिली हैं, उन सब से बातें की हैं, आप कैसे प्रोत्साहन करती है उनको? कैसे बिल्कुल, जब भी मैं बाड़मेर होती हूँ तो मैं वहाँ जाती हूँ, महिलाओं के भी साथ में बैठती हूँ, और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मेट्रो सिटीज़ में, जिस तरीके से आज आपसे मिल रही हूँ, तो ऐसे ही हम लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि वहाँ पे इस तरीके की नीड है, आप हमारे साथ में आइए, उन बहनों की हेल्प करिए जो बहनें बिल्कुल ये सपने में नहीं सोच सकती कि हम खुद अपने हाथों से पैसे कमाएंगे और हमारे बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेगी कि हमारे पिताजी ने वहाँ पे ऐसा काम किया था। आज वहाँ की महिलाएं इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन से बहुत अच्छे से जोड़ रही है। और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की? ये सब जो आपने इतने सारे ये जो बैग वैग ये मटेरियल, मतलब ये सब की जानकारी मेरी तो 8वीं में ही स्कूल छूट गई थी, और 8वीं वो गांव की 8वीं, जो पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल खेलने के लिए जाते थे स्कूल, वास्तव में बात ये थी। लेकिन जैसे ही मैंने काम की शुरुआत की, सब चीज़ें देखी, तो देख देख के ही सीखा सारा। सब लोग बोलते हैं कि आपने कहाँ से डिप्लोमा किया है? मैंने कहा डिप्लोमा तो वहाँ 8वीं में ही हो गया था। उसके बाद तो सोचा नहीं। लेकिन जब हमने ये पहनने के फैब्रिक बनाने शुरू किए, तो हमें लगा कि ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फोल्ड किए हुए ये पहने हुए कैसे लगेंगे। तो उस टाइम किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो फैशन शो से तो इतनी सिर थी कि फैशन शो हम क्यों करें? फैशन शो हमने तो एकदम से मना कर दिया कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि फैशन शो तो हेरिटेज भी कर सकते हैं, जो अपन ने कपड़े बनाए उसका भी कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, फैशन शो करना चाहिए। लेकिन एक आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा? काफ़ी ट्राई किया हमने, तो जहाँ जाते हो वो बोलते कि नहीं आप तो आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, ये तो डिजाइनरों का काम है। लेकिन 2016 में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में, और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, आप तो आर्टिजन हो। लेकिन वहाँ पे मैंने इतनी जिद की कि हमें एक बार आप मौका दीजिए। वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम थी कि हम कैसा हमारा कलेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स जो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्रमन ठाकुर, अलमेंडा, ऐसे डिजाइनर्स आ रहे हैं, उनके साथ में हमारा कलेक्शन कैसे बनेगा? क्या हम कलर थीम लेंगे, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे? ये बहुत सारी दुविधा थी। तो हमने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो हमने उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि हमें ये फैशन शो करना है, इसमें आपकी हमें ये हेल्प चाहिए, आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। बहुत दुख हुआ, रोना भी आया कि हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो जैसा मुझे समझ में आया, मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, कलर थीम लिया, मेरा कलेक्शन तैयार किया। डर लग रहा था किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था कि मुझे पसंद है, किसी को हो ना हो। जैसे ही
जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारी ऑडियंस और डिजाइनर सब खड़े होकर तालियां बजाई और वही 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे नेक्स्ट शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए। उसके बाद में ट्राइफेड की गुडविल अम्बेसडर रही और ट्राइब से आर्टिजनों के कला को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे ही मिला था, जिसमें पेरिस का टूर मिला था मुझे। ओहो, can we see some photographs because you have to see how the journey has changed. ये बताइए। ये मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2018 में, जब मैं नोएडा में थी। एक्सपो मार्ट में फेयर लगा हुआ था, वहाँ पे मैं फेयर में बैठी थी। मेरे पास में कॉल आया कि हम आपको नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब मुझे याद आया कि जो एक डिपार्टमेंट है महिलाओं का, उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन भेजा था और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में मैं सेलेक्ट हुई हूँ नारी शक्ति पुरस्कार के लिए। उसके बाद में जब राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार लिया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हम दूर से राष्ट्रपति भवन देखते थे कि वहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, लेकिन अंदर जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेना ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री जी के साथ में भोजन करना, उनके साथ में बातें करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये अवार्ड मैं मेरे लिए नहीं मानती, जो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत अच्छा काम करती है और वो सब इस अवार्ड के लायक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला को इस तरीके से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। Wow, like I said, one lady has changed the way we look at the artisans, the rural artisans across the country. इसके बारे में बताइए। ये तो मैंने सुना कि 1 मिनट से पहले आप ये डॉक्टर जी का खिताब आपको मिला है। इससे पहले वो वाला। हाँ, इससे पहले देखो ये भी सीक्वेंस। हाँ, पहले हार्वर्ड वाला भाई, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द हार्वर्ड पिक, द नेक्स्ट पिक। हाँ, यस, ये बताइए, मतलब आप ही एक देखिए जो आपने पहना है बिल्कुल राजस्थानी का जो आपने ड्रेस पहनी है, बाकी लोग तो सब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। अब न तो अस्सी स्कूल में पढ़ पाई, न कॉलेज के बारे में सोच पाई, लेकिन सीधा हार्वर्ड में जाके लेक्चर देना ये मेरे लिए बड़ी बात है। बॉस, well, here is someone, yeah. Small village in Rajasthan. And how many of us? A presidential award. Addressing the entire Harvard audience. Wow, this is fantastic. And then the next photograph. अब सिर्फ हम खड़े ही रहेंगे because ये, ओहो, इसके बारे में बताइए। जब हार्वर्ड से हमारे पास में मेल आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा न तो इस अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, न कॉलेज के बारे में सोचा, हार्वर्ड में जाके मैं क्या करूंगी। 1 महीना तक हमने उनको वापस जवाब भी नहीं दिया। एक वजह ये भी थी कि वहाँ जाने के लिए टिकट्स भी खुद को लेना है और रहने का अरेंजमेंट भी खुद को करना है। तो उस टाइम लगभग 10 लाख का खर्चा आ रहा था। तो मैंने कहा 10 लाख खर्च करके मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मुझे क्या मिलेगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो उसी टाइम मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था बॉम्बे में ही। और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल रहा है और ये छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है और आप जा नहीं रहे हो, फिर उन्होंने बोला कि हम आपकी टिकट करवाते हैं, आप जाइए। तो बजाज ग्रुप ने यहाँ से टिकट करवाई, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करवाया, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा और वहाँ जाने के बाद में 1 दिन का इवेंट था, वो 3 दिन तक चला। अब सुई धागा पकड़ा है वहाँ के बच्चों ने, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप ली, 1 दिन स्पीच थी, तीसरे दिन भारतीय दूतावास में प्रोग्राम रखा जहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग आए। और जब उन्होंने यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो ये मैंने कहा, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ मैं नहीं आती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आपने उनको बोला आपसे ना हो पाएगा, ये तो हम ही कर सकते हैं।
खैर, मन में तो बोला ही होगा कि ये तो मतलब उसके बाद कोई आ गया, सारी चीजें रह गई अधूरी। कोई बात नहीं, होगा, बहुत विश्वास बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। दो चीजें, एक और चित्र है और ये। उसके बाद जब मैं वापस आई फरवरी में, 7 मार्च को मुझे महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर ने जो पीएचडी की डिग्री मानद उपाधि के रूप में मुझे दी गई थी। So today, Harvard president and a doctorate. जाने से पहले रूमा देवी जी, डॉक्टर रूमा देवी जी, आपका परिवर्तन का क्या मंत्र है? क्योंकि ये अगेन आसान चीज नहीं है। हम सीख रहे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं इंस्पायर होने के लिए, सीखने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि आपका ये मंत्र क्या है। हो तो गई सारी चीजें, लेकिन एक दिमाग में देखिए, मंत्र अपन क्या है? इतने बड़े हुए हैं तो परिवर्तन तो आया ही है, लेकिन कुछ चीजें हमें कायम रखनी होती है, कुछ चीजों में ही परिवर्तन लाना होता है। जैसे मैंने मेरे पहनावे पे कायम रखा। जब मैं जर्मनी में थी, फर्स्ट बार मेरा ट्रिप था जर्मनी में, मैं मेरे बूथ पे बैठी थी, मेरा काम ही कर रही थी, तो 10 महिलाओं का ग्रुप आया और मेरे पास आके वो खड़ी हो गई। मैंने उनके सामने देखा तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? कि आप इंडिया से हो ना? मैंने कहा हाँ। तो हमें हमारा मुल्क याद है, किसी की नानी इंडिया से थी, किसी की दादी इंडिया से थी, वो पाकिस्तान की फैमिली थी और 10 साल से वहाँ पे सेटल थी। मुझे इतना गर्व हुआ कि मैंने बताया नहीं मैं इंडिया से हूँ और ये कह रहे हैं आप इंडिया से हैं, तो इससे ऐसा अपने लिए क्या हो सकता है। मैंने उसी दिन ठान लिया, मैंने कभी मेरा पहनावा चेंज नहीं करूंगी। I read something that she believes in, and I will just quote Dr. Ruma Devi ji ki she says कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन मुश्किल है, मगर जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है। Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Ruma Devi. थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें। जो हम सीखे हैं वो दूसरों को सिखाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.